देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एराइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एराइल हैलाइड, उसके दो तरीके होते हैं। पहला मैकेनिज्म होता है एडिशन एलिमिनेशन, ठीक। दूसरा मैकेनिज्म होता है एलिमिनेशन एडिशन, ठीक। तो हमने ये पढ़ रखा है अभी तक, एडिशन एलिमिनेशन हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए एडिशन एलिमिनेशन में क्या होता था, देखिए ये था, याद करिए, ये डेल्टा प्लस था, ये न्यूक्लियोफाइल यहां आता था, ये निकल जाता था, ये निकलता नहीं था, डायरेक्टली नहीं निकलता था, सॉरी, पहले स्टेप में ये होता था, ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल, ये सीएल, ये कैसा स्टेप होता था, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये आता था, ये निकल जाता था, ये स्टेप कैसा होता था, फास्ट स्टेप, ठीक। तो ये क्या हो जाता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो इसमें पहले स्टेप में क्या होता था, एडिशन, और दूसरे स्टेप में क्या होता था, एलिमिनेशन, ठीक। अब देखिए 5 मिनट में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कंसेप्ट जो कि इससे मिलता जुलता है, बस इसलिए बता रहा हूं, वो आप डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी मैं बस आपको एक बार बता रहा हूं, जिससे जब आप दोबारा पढ़ेंगे, अभी पढ़ा रहा हूं, अभी 5-10 मिनट पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड और उस डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसका अभी जो है, अभी आपको समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं है, डिटेल में हम पढ़ेंगे कब, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन एलिमिनेशन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद लिखो नोट, देखो नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट आपको समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट में कम से कम 3 बार आपको और बताऊंगा, एक बार अल्कोहल में बताऊंगा, एक बार एल्डिहाइड कीटोन में बताऊंगा, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो लिखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स also undergo nucleophilic substitution reaction, full stop। अब पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव कौन से होते हैं, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसके डेरिवेटिव कौन से होते थे, देखो ये देखो एनहाइड्राइड, एस्टर, और ये एमाइड। तो भाई कौन कौन होते थे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता था कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलते हैं, इनको डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलते हैं, डेरिवेटिव मतलब डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये डिराइव किए जाते हैं यानी कि ऑब्टेन किए जाते हैं कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। अच्छा, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं इसमें, वो नीट में कम से कम नहीं तो 5-6 बार आया है, एडवांस में 1 बार आया है, जेई मेंस में 3-4 बार आया है,
इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस पॉइंट को मैं कम से कम 3 बार बताऊंगा पूरी ऑर्गेनिक में। एसिड क्लोराइड, ये क्या है, एनहाइड्राइड, ये क्या है, एस्टर, और इसको क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड। ठीक ठीक है भाई। तो इन सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, L, मतलब ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, L से। ये आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, L से। ठीक है, L मतलब लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिखो दे ऑल्सो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारा लिख लो। इन सब को रिप्रेजेंट करने का कॉमन तरीका है ये, यहां पर ये जो ये बनाया ये क्या है, L। इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन, या कई लोग बोल देते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब देखो, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स also undergo nucleophilic substitution reaction, but they do not undergo nucleophilic substitution reaction by SN1 or SN2 mechanism. But they do not undergo nucleophilic substitution reaction by SN1 or SN2 mechanism. Full stop. Line change करके लिखो. They undergo nucleophilic substitution reaction by addition elimination mechanism. Addition elimination mechanism. हिंदी में लिखो, ये फुल स्टॉप, उसके हिंदी में लिखो जैसा कि अभी हमने एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। देखो, जैसा कि अभी हमने एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये RCOL है, ठीक, L मतलब वो सारे, ये देखो डेल्टा प्लस होगा, तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये डायरेक्टली नहीं हटेगा। पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप, स्टेट कर दिया मैंने, स्लो स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले स्टेप में ये इधर आया, ये इधर मूव किया, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं बताओ। ये देखो, मूवमेंट अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि ये इक्विलिब्रियम स्टेप होता है। ये इसको भी हटा सकता है, अगर इसको हटाएगा तो इधर चला जाएगा, और अगर इसको हटाएगा तो ये वापस बन जाएगा। याद है आपको? तो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेप है। भाई इसको हटाएगा तो ये बन जाएगा, इसको हटाएगा तो ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखो वापस आएगा, तो ये इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, दोनों में से किसी को हटा सकता है। अगर इसको हटाएगा तो इसका मतलब ये स्टेप कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेप है। और अगर इसको हटाएगा तो देखो, ये देखो, ये बन गया, ये स्टेप स्लो होगा, ये स्टेप फास्ट होगा। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म है कि नहीं। पहला एडिशन, दूसरा एलिमिनेशन। ठीक, देखो भाई, इनको शॉर्ट में लिखता हूं। भाई ये रिएक्शन क्या थी कि भाई न्यूक्लियोफाइल प्लस एराइल हैलाइड, अगर मैकेनिज्म छोड़ दो तो हुआ क्या, ये आया, ये निकला, दो स्टेप में निकला, वो अलग बात है, लेकिन ये देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं। इसी तरह इसमें भी देखो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल प्लस RCOL,
तो ये आया, ये निकला, तो देखो क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं, तुम खुद बताओ। बताओ भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई? तो ये देखो बिल्कुल एक जैसी है, पहला स्टेप दोनों में स्लो, स्लो मतलब रेट डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम, दूसरा इसमें फास्ट। एक चीज मैं अभी रटने के लिए बोल रहा हूँ, बाद में मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी आप रट लीजिए। वो जो मैं सवाल कह रहा था ना 5-7 बार नीट में आया है, वो वही सवाल बता रहा हूँ आपको कि रिएक्टिविटी विद न्यूक्लियोफाइल किसकी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा होती है इसकी, उसके बाद देखो इसकी, उसके बाद देखो एस्टर की या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो, और सबसे लास्ट में एमाइड की। ये कई बार पूछा जा चुका है, आप मान लीजिए कम से कम 5 से 7 बार नीट में और 2 से 3 बार जेई में, इंक्लूडिंग एडवांस। इसीलिए मैंने अभी बताया आपको, ठीक है सर। चलो आपने बता दिया, हम रट भी लेंगे, तो रटने की कोई ट्रिक तो बताओ। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान रखना। ट्रिक का मतलब क्या होता है, याद रखने का तरीका। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लॉजिकल कोई मतलब है, ट्रिक्स कोई लॉजिकल नहीं होती है, ट्रिक बस ट्रिक होती है, याद रखने का तरीका। ध्यान रखिए, इसका रीजन मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूं बस। ट्रिक क्या है, इसमें देखो ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक, सारे एल है। तो एल बनाओ पहले, Cl माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, ठीक। ये 4 लीविंग ग्रुप है। अब बताओ इनके कॉन्जुगेट एसिड कौन से हैं, कॉन्जुगेट एसिड बताओ बस। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, HCl। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, अल्कोहल। और इसका अमोनिया। तो खुद देखो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होता है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होता है। तो जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर है उसी का कॉन्जुगेट बेस, मतलब समझ लो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस। ये ट्रिक है, रीजन नहीं है, वो इजीली मतलब उसमें ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ट्रिक है। ये आपको भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको बताइए HCl, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर अमोनिया। तो दिस इज ट्रिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए अगर मेरे पास 15 मिनट है इस चैप्टर को पढ़ाने के, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, तो मैं बस यही पढ़ाऊंगा और कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर इस पूरे चैप्टर को से मुझे केवल एक चीज बतानी हो तो मैं ये चीज बताऊंगा, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए हम दूसरी मैकेनिज्म करते हैं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये चाहो तो पूरे यहां पर एक लाइन बना लेना, यहां पर एक लाइन बना लेना, मतलब इसका इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। और बड़ा बड़ा लिख लेना कि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, रीजन इसका हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। भाई टेट्राहेड्रल तो है, ये sp3 है, ये sp2 है।
अब देखिए, अब हम लिखो मैकेनिज्म क्या है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। लिख लो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड, फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। देखो भैया पहले समझ लो, दिस इज नॉट इन सिलेबस। सर कौन सा सिलेबस? जो कोरोना की वजह से कम हुआ उसका नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कोरोना हो या ना हो ये सिलेबस में नहीं है। फिर भी नीट में और एम्स में इस टॉपिक से सवाल आ चुका है, तो मेरे हिसाब से मेडिकल वालों को तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नीट और एम्स में सवाल आ चुका है। हालांकि दिस इज नॉट इन सिलेबस। ठीक, दूसरी बात, जेई वालों को की मर्जी है पढ़े या ना पढ़े। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा पढ़ लो, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आधे पौन घंटे का है। मान लो सवाल आ ही गया तो क्या है, छूट जाएगा आपका, तो बाकी आपकी मर्जी। अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा आगे बढ़ा दो आधे पौन घंटे। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा? इसके बाद में पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन पे आ जाऊंगा मैं। प्रिपरेशन, तो जिसको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है वो स्किप टू प्रिपरेशन। ठीक, अब देखो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? बेंजाइन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या फिर बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए एक समस्या थी, एक सवाल था लोगों के पास। सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ये देखो ये तो प्लस आई से भी बढ़ाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बढ़ाएगा। तो सर आपने तो कहा था कि इसकी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी ही नहीं चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना, इसकी पिछले वाले से नहीं होगी, इस वाले से होगी, इस वाली मैकेनिज्म से। और इस वाली मैकेनिज्म में भी मैं सिर्फ एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ओनली वन। ठीक है, वो क्या है सर? NaNH2 लिक्विड अमोनिया, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, NaNH2 या फिर KNH2 ले लो। ठीक, ध्यान रखना ये यहां पर बेस की तरह काम करेगा और ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, ठीक है। तो अब देखो इसका कराया गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, हो गया। तो सर ये देखो ये बनना चाहिए, बोलो भाई है कि नहीं? ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, तुम यही तो एक्सपेक्ट करोगे। पहले तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या एक्सपेक्ट करोगे, अगर होगी भी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सारा का सारा यही बनेगा। लेकिन बट टू द सरप्राइज ऑफ द साइंटिस्ट ये बना मात्र 38%। ये बना केवल कितना? 38%। तो सर क्या फिर ऑर्थो बन जाएगा? नहीं। अब देखिए ये मेटा वाला, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये बन गया 68%, सॉरी 62%। और ऑर्थो 0%, यानी कि ऑर्थो नॉट फाउंड। ठीक है भाई, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब क्या किया जाए? इस तरह से बना नहीं रहता है ऐसे करके क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क था साइंटिस्ट लोगों के सामने कि सर पहली बात तो भाई रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एराइल हैलाइड है, ऊपर से आप ये लगा रहे हो। ठीक है, और हो भी यही तो यही होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही कम बना। और अगर ये नहीं बना, एक बार ऑर्थो बनता तब भी हमें थोड़ी लॉजिक समझ में आती, क्योंकि सर रेजोनेंस का असर कहाँ पे आता है? ऑर्थो और पैरा, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का। और ये तो मेटा का प्रोडक्ट बना जा रहा है,
तो क्या है ये सर, है क्या? ठीक, ये है क्या चीज? तो अब इसमें था कंफ्यूजन। ठीक, एक ये एक्सपेरिमेंट था, तो इसका रीजन क्या है हमें नहीं पता। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। तो इसी एक्सपेरिमेंट का मुझे आंसर बताओ। अच्छा, इसको बोलते हैं वॉन रिचर रिएक्शन, ये भी जान लो। और ये जो मैकेनिज्म है, हम 11th-12th में जितना भी पढ़ेंगे हमेशा ये पढ़ेंगे इसके साथ बस। और जो पहला वाला था उसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, इसमें सिर्फ यही रहेगा बस। NH2- एज अ बेस एंड लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट। बेसिकली ये क्या है? सॉल्वेंट है which behaves as a nucleophile। तो अब तो लिखो, this cannot be explained by our previous knowledge। This cannot be explained by our previous knowledge। It means something new is happening over here। Something new is happening over here। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, चलो यही बता देता हूं। पहले आता है NH2-। NH2- कैसे आता है? एज अ बेस, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसका H निकाल लेता है, इसका H निकाल लेगा तो सोचो क्या होगा। ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये माइनस इधर आएगा और इसको हटा देगा। तो दिखाते कैसे हैं? यूं ऐसे दिखाते, समझे ना? इसका माइनस आया और इसने हटा दिया इसको। ये अभी मैं ये CH3 हटा दे रहा हूं, ठीक है? तो फिर ऊपर ही बना देता हूं उनको। NH2- आया एज अ बेस, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या करता है? H+ निकालता है। ये निकाला तो क्या हुआ? यहाँ माइनस आया, फिर ये इधर आया, इसने इसको निकाल दिया। तो इस अगर ये निकाल देगा इसको, देखो ये बन जाएगा। इस तरीका क्या होता है दिखाने का? ऐसे दिखा देते हैं एक ही स्टेप। हालांकि आपको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या बन गया? प्लस अमोनिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो बनाओ Cl-। सर ये तो आप इतने दिनों से हमें चिल्ला के पढ़ाते हो कि 6 मेंबर की 8 मेंबर से कम की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर आप 6 मेंबर की रिंग में आपने देखो सर क्या बना दिया? आपने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसे बना दिया आपने? ठीक, तो पहले समझो ये है क्या चीज। पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन समझो ये है क्या। अभी लिखवाऊंगा पूरा प्रॉपरली, पहले समझ लो। देखो जैसे बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट। बेंजाइन क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है सर? लाइक कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, और जैसे कि कार्बीन और नाइट्रीन। ठीक, तो वैसे ही ये भी है। हो सकता है कार्बन नाइट्रीन, अभी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई, आपको सिलेबस में नहीं है, 2 रिएक्शन में है, वो पढ़ा दूंगा बहुत जल्द।
तो देखो बेंजाइन होता क्या है, समझो। पहले समझो बेंजीन क्या होता है। ये बेंजीन है, इसमें हर एक क्या है, ये sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये बताओ हर एक कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये देखो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी H के साथ, ये देखो ऐसा होगा। और ये पाई बॉन्ड है, याद करो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, PP ओवरलैप। ये पाई बॉन्ड बना कैसे होगा, ये देखो, देखो जरा बेंजीन देखो, ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड बनते हैं इसमें बेंजीन में, वो किससे बनते हैं, PP बॉन्ड से। याद करो मैंने बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है किससे बनता है, PP ओवरलैप, जिसको P पाई बोल दोगे, या PP। ठीक, लेकिन बेंजाइन एक ऐसा केस है, ये देखो बेंजाइन एक ऐसा केस है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड। बेंजाइन इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पर पाई बॉन्ड इज बीइंग मेड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये सारे पाई कौन से हैं, P पाई सही। तो बड़ा टफ लग रहा है अभी भी, तो बेटा टफ है इसलिए नॉर्मली सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछा जा चुका है तो मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पे लिखो कि भाई बेंजाइन इज द ओनली एक्सेप्शन। पहले भी यहाँ लिखो ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ लिखो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट मेक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज मेड बाय hybrid orbitals cannot make pi bond. Pi bond is generally made by pure orbitals. Pi bond is being made by pure orbitals. Pi bond is being made by pure orbitals. ठीक है, but benzene is an exception. In benzene pi bond is being made by sp2 hybridized orbitals. sp2 hybridized orbitals, ये बनाओ। ठीक है, फिर लिखो in benzene each carbon is sp2 hybridized. In benzene each carbon is sp2 hybridized. ठीक है, and the pi bond made by sp2 hybridized hybrid orbitals and the pi bond made by sp2 hybridized hybrid orbitals is not in resonance with the cyclic delocalization of pi bonds made by pure p orbitals. आगे लिखो, this pi bond of benzene made by hybrid orbitals is perpendicular
is perpendicular to the is in the plane of the molecule, is in the plane of the molecule and is perpendicular to the normal p orbitals. ये देखो, अब जैसे समझो ये इसका sp2, जैसे पिरिडीन में नहीं होता था, और ये वाला ये sp2 है, तो ये देखो ये ऐसे होगा। रुको मैं दूसरी फोटो बनाने की कोशिश करता हूँ, कैसे बनाऊंगा यार, तो इसको 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, रुकना। अब शायद आपको 3D पर्सपेक्टिव आ रहा हो। कि भाई ये दोनों क्या है, sp, ये पाई बॉन्ड किससे बना है, sp2 sp2 ओवरलैप, और ये pp ओवरलैप, समझे ना। तो इसीलिए बेंजाइन भी क्या है, एरोमेटिक है। बेंजाइन क्या है, एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा, जैसे पिरिडीन में नहीं होता था, पिरिडीन में याद करो, पिरिडीन में क्या होता था, जैसे कि पिरिडीन में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर होता था। पिरिडीन अगर आपको याद हो, ये देखो, पिरिडीन में ऐसे होता था, याद करो। तो ये लोन पेयर तो परपेंडिकुलर होता था, उसी तरह ये पाई बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, समझे ना। तो पिरिडीन अपना ये इटसेल्फ एरोमेटिक होता था। इसी तरह ये वाला लिख लो फिर से, ये जो पाई बॉन्ड है डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है। इसके बाद लिखो, this pi bond is extremely weak, this pi bond is, पहले हम बेंजाइन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये मत लिखना, या अभी लिख लिया तो मुझे पता नहीं। देखो, this pi bond of benzene is extremely weak because of poor effective overlap। भाई इसका शेप ही ऐसा है, ओवरलैप कैसे होगा, ओवरलैप तो ऐसे होता था ना, ये देखो, लेकिन इसमें ओवरलैप ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, तो लिख लो बिकॉज ऑफ पुअर इफेक्टिव ओवरलैप, ठीक है। सो इट ब्रेक्स वेरी इजीली। तो सर नॉर्मल कंपाउंड में क्यों आप मना करते हो? देखो मैं क्या क्यों मना करता हूं, अगर ये नॉर्मल पाई बॉन्ड है, बेंजाइन नहीं है, तो ये कार्बन होगा sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी होगा sp हाइब्रिडाइज। sp का मतलब क्या है, 180 डिग्री, 180 मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट होगा तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये किससे बनना है, प्योर p ऑर्बिटल से नहीं बनना, ये किससे बनना है, sp2 sp2 से, समझे ना। ये किससे बनना है, sp2 sp2 से, ठीक। तो ये पढ़ लिया हमने बेंजाइन के बारे में। अब देखो इसकी मैकेनिज्म, मेरे हिसाब से आपको ये लिखना चाहिए, उसके बाद अब इसकी मैकेनिज्म लिखनी चाहिए। एज सच बेंजाइन सिलेबस में नहीं है। ये बन गया, क्या बन गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, NH2 माइनस या अमोनिया,
अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। पहले ये NH2 माइनस अटैक करा था एज अ बेस, अब NH2 माइनस ये अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। ये देखो ठीक, ये इधर आएगा, ठीक है। अब मान लो इस कार्बन को मैं स्टार बना देते हैं, सपोज जहां पे Cl था उसको हम स्टार बना देते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप G लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको समझ में आए। चलो अच्छा ठीक है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल ही रखते हैं। ये आया इधर, ये इधर गया, ये माइनस आया, फिर अमोनिया आया, ये क्या करेगा, गिव्स H प्लस दे देगा, ये देखो तो सर इससे तो वो बात एक्सप्लेन ही नहीं हुई बेटा। देखो अब फिर से देखो, मान लो जहां पर Cl था उस कार्बन को मैं स्टार्ड कार्बन बना दूं, किसी तरह से स्टार बना लिया। सर स्टार कैसे बनाओगे बेटा, कार्बन C14 C12 और C14 दो होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। ये देखो, तो तुम देखो जहां पर Cl था उसके बगल वाले पे NH2 आएगा। ये वाला केस एक्सप्लेन हुआ कि नहीं बताओ, जहां पर Cl था उसके बगल वाले पे NH2 आया कि नहीं आया, ठीक। और एक तो ये अटैक हुआ, और एक क्या अटैक हो सकता था, देखो कि ये स्टार वाले पर ही अटैक कर देता, तो ये बेंजीन का बॉन्ड टूट के इधर आ जाता। फिर देखो क्या होता, ये देखो ठीक, फिर अमोनिया आया तो गिव्स H प्लस। तो अब देख लीजिए आप, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन कैसा हुआ, जहां पर Cl था वहां पर भी हुआ और Cl के बगल वाले पर भी हुआ। देखो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक्सप्लेन हो गया कि नहीं कि दो बनेंगे। अब ज्यादा कम की बात तो बाद में आएगी, बताओ दो बने कि नहीं बने, ठीक। तो ये लिखो भाई, ये क्या है, बेंजीन। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहां पर बीटा एलिमिनेशन हो रही है, एलिमिनेशन। अब यहां देखो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। सर ये थोड़ी टफ लगी हमें, हाँ बेटा टफ है, इसीलिए सिलेबस में नहीं है। लिखो, इन द फर्स्ट स्टेप, in the first step beta elimination takes place. In the first step beta elimination takes place. Lines in the second step there is addition of nucleophile। यहाँ पे अब ये किसकी तरह ऐड कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ब्रैकेट में लिख लेना NH2 माइनस एंड कार्बोनाइन इज फॉर्म्ड, कार्बोनाइन इज फॉर्म्ड, ठीक। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अब देख, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड या द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ठीक।
देखो जहां पर कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। जहां पर कार्बोनाइन बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। जहां पर कार्बोनाइन बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट, जहां पर कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, और जहां लेस स्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये लिख लो, इसको एब्जॉर्ब करने में आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। ठीक, ये हो गया भाई। अब देखो, हाँ अब एक चीज और लिखो, फिर से लिखो, हेडिंग डालो, इसी में छोटी सी बेंजाइन। बेंजाइन के बारे में फिर से पढ़ते हैं। देखो बेंजाइन क्या था, ये ठीक, ये किससे बना था, बल्कि बड़ा बना देता हूँ उनको, किचपिच हो जाती है वरना। ठीक, अब ये देखो, ये किससे बना था, पी पाई ओवरलैप, पी पाई ओवरलैप, ये वाला पाई बॉन्ड, और ये किससे बना है, sp2 ओवरलैप। ठीक, अगर देखो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये पाई बॉन्ड किसने बनाया है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये अपना अलग है, इसका रेजोनेंस को इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये देखो, पाई बॉन्ड मेड बाई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड देखो क्या है, परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है। ये देखो, अगर मैं ये पाई बॉन्ड बना दूं, ठीक, ये तो हो गया sp2 वाला। अब मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, ये देखो, ये नॉर्मल p ऑर्बिटल्स हैं, ये देखो, ठीक है, ये नॉर्मल p ऑर्बिटल्स। ठीक, और इनका पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये देखो, तो ये अपना इस रेजोनेंस को, फिर से वही बात, ये जो रेजोनेंस हो रहा है इन ऑर्बिटल्स में, उसको इस वाले पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे दो फर्क पड़ते हैं। पहला कि बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक, बेंजाइन क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक, पहली बात। दूसरी बात, बेंजाइन एरोमेटिक है, दूसरी बात क्या है कि अब सोचो यहां पर कोई भी तुम ग्रुप लगा दो जो इसके साथ रेजोनेंस करेगा, कोई भी ग्रुप इसके साथ जो रेजोनेंस करेगा, उसका असर इस पे तो नहीं पड़ेगा ना। तब नहीं समझे बेटा, ये देखो, मेरे कहने का मतलब है कि सपोज हमने ये लगा दिया, ये देखो, ये जो रेजोनेंस होगा इसका असर इस पाई बॉन्ड पर नहीं पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड पर इसके रेजोनेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है, वरना रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रट लो। भाई जिसको बहुत क्लियर है अभी तक, जिसने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी, उस पर बात समझ में आएगी, अदरवाइज रट लो कि भाई ये परपेंडिकुलर है ना, रेजोनेंस के लिए सबसे जरूरी क्या होता था, पैरेलल ऑर्बिटल्स, तो ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हो इसके रेजोनेंस का इस पाई बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो, बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा हो उसके रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का बेंजाइन पर फर्क नहीं पड़ेगा।
बेंजाइन पर फर्क नहीं पड़ेगा, और बेंजाइन के बाद जो कार्बोनाइन बनेगा उस पर भी रेजोनेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो, बेंजाइन के बाद जो कार्बोनाइन बनेगा उस पर भी रेजोनेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनाइन बनेगा बेंजाइन के बाद वो भी तो किस में आएगा, सोचो, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बोनाइन बनेगा। देखो कार्बोनाइन, इसके बाद बेंजीन के बाद जो कार्बोनाइन बनेगा वो कैसे बनेगा, ये देखो, ये कार्बोनाइन बनेगा जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया था, यूं। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो फिर से बात परपेंडिकुलर है। तो जो बेंजाइन के बाद कार्बोनाइन बनेगा, ये बात चीख चीख के लिख लो, कि कॉपी में बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिख लो, चीख चीख के तुम्हें बताएं कि बेंजाइन के बाद जो कार्बोनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज दैट कार्बोनाइन किसमें होगा, सारी बातें लिखनी है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? उन ऑर्बिटल्स के जो रेजोनेंस कर रही हैं, और ये जो ग्रुप रेजोनेंस करेगा, चाहे वो प्लस आर हो, माइनस आर हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो ऑर्बिटल भी क्या होगी, ये कार्बोनाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, ये सारा आपको धीमे धीमे सुन सुन के पॉज कर करके लिखना है, जितना मैंने बोला। सर नहीं समझ में आया तो रट लो, नहीं समझ में आया लिखो, रट लो कि बेंजाइन के बाद जो कार्बोनाइन बनेगा उसमें हमें रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं देखना है, बस। ठीक, बस इतना लिख लो, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट नहीं देखना है। तो सर फिर आई इफेक्ट तो बेटा लगेगा, आई इफेक्ट तो लगता ही है, तो स्टार बना के लिख लो, बट इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क पड़ेगा। लिखिए, तो भाई हम एक्सप्लेन करा जाए कि ये क्यों ज्यादा बना, ये क्यों कम बना, देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है उसमें हमें किसका ध्यान रखना है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉन रिचर रिएक्शन। ठीक, जैसे ये है, ये क्या था, हेलोजन, यहाँ पर NaNH2 लिक्विड अमोनिया। सर ये पहचानेंगे कैसे इसमें बेंजाइन वाला करना, आपको बस ये देखना है NH2 माइनस होना चाहिए, लिक्विड अमोनिया होना चाहिए, बस। अब देखो, ये है मैकेनिज्म, देखो भाई मैकेनिज्म करोगे कैसे, सिंपल सी बात है, NH2 माइनस आया, बेंजाइन बना, फिर NH2 माइनस आया, ये क्या था, एलिमिनेशन, वो भी कैसा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। फिर ये क्या था, एडिशन। तो देखो, तो यहां पर भी अटैक हो सकता है, और NH2 माइनस यहां पर भी अटैक कर सकता है, तो दो बनेंगे। देखो यहां पे अटैक किया तो ये इधर जाएगा, और अगर यहां पर अटैक किया तो ये बनेगा। ठीक, सर इतना बार बार लिखना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, सुनो मेरी बात, सीधे इससे ये बनाओ, हेलोजन हटाओ, जहां से हेलोजन हटाया है एक बार वहां पे माइनस लगाओ और बगल में NH2, और एक बार क्या करो, यहीं पर NH2 लगा दो और बगल वाले पे माइनस। इससे सीधे ये सोचो कि कैसे बनाओगे, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वाला स्टेप प्रैक्टिकली नो नीड, इस स्टेप की प्रैक्टिकली नो नीड टू राइट। तुम्हें करना क्या है, हेलोजन हटाओ, उसके ये पोजीशन सेम है, यहाँ माइनस, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ माइनस, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, बस अब खुद बताओ कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब आई इफेक्ट देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह तो देखोगे नहीं, इसका क्या होता है, प्लस आई। तो बताओ कार्बोनाइन, अब केवल आई देखना है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, याद करो। तो भाई ये प्लस आई से कार्बोनाइन को अनस्टेबल करेगा, ये भी अनस्टेबल करेगा,
तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ये क्या होगा? लेस स्टेबल। भाई ये दूर है तो मोर स्टेबल, ये पास है तो लेस स्टेबल, क्योंकि पास है तो आई इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि और ये दूर है तो आई इफेक्ट कम है, तो ये मोर स्टेबल है। फिर इसीलिए बस अगले स्टेप में क्या करो, सीधे ये प्रोडक्ट बना दो। तो इसीलिए देखो ये मोर स्टेबल वाला था, इसीलिए ये देखो ये वाला ज्यादा बना मेजर। भाई इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तो इससे जो बना वो मेजर और इससे जो बना वो माइनर। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लिख रहा हूं आप करिए। ठीक है, ये तो एग्जांपल 1 था। दूसरा करो। बनाओ प्रोडक्ट, बताओ कौन सा मेजर कौन सा माइनर। देखो भाई, अब हम सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद सोचो। ये Cl है तो एक बार यहाँ माइनस लगाओ और बगल में क्या लगाओ NH2 प्लस एक बार क्या करो, जहां पर Cl है वहां पर NH2 लगाओ और उसके बगल में माइनस। अब OCH3 का रेजोनेंस तो देखना नहीं है, केवल क्या देखना है? आई इफेक्ट। तो खुद बताओ OCH3 का क्या होता है? माइनस आई, माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो ये पास है इसीलिए ये क्या है? मोर स्टेबल, और ये दूर है तो ये क्या है? लेस स्टेबल। इन दोनों में ये मोर स्टेबल, तो यानी इससे जो बनेगा वो क्या होगा? मेजर होगा। ये यहाँ H प्लस आ जाएगा, ये मेजर और ये क्या बनेगा? माइनर। तो सर कोई तरीका बताओ जिससे हमें याद हो जाए। देखो एक बार हम सोचते हैं, देखो ट्रिक, इतना भी ना करना पड़े सर हमें। ट्रिक देखो, इसका जब बनाया था तो ये मेजर था और ये क्या था? माइनर। और जब इसका बनाया तो ये देखो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं फिर से। देखो ट्रिक, अब देखा जाए तो इस ग्रुप का क्या था? माइनस आई। तो मैं बोल दूंगा अगर माइनस आई वाला ग्रुप है तो मेजर कौन सा होगा? इसमें NH2Cl से दूर होगा। अगर माइनस आई वाला ग्रुप है तो मेजर कौन? तो पास वाला माइनर होगा। ऐसे याद रखो, माइनस आई में जो Cl की पोजीशन है वहां पर जो आएगा वो क्या होगा? माइनर। ठीक, जो दूर होगा वो मेजर। ठीक, और ये देखो ये प्लस आई है तो प्लस आई में NH2 जिसमें पास होगा वो मेजर।
इसमें NH2 दूर होगा वो माइनस, तो लिख लो -I में दूर वाला मेजर और +I में पास वाला मेजर। इसको भी कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख लो यार, माइनस मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट से आदमी क्या रहना चाहता, दूर। ठीक है, चलिए अब ये तो करिए, इसमें पहले ट्रिक से करिए फिर कंसेप्ट से करिए। अब देखो, चलो पहले ट्रिक से ही कर लेते हैं। ये क्या था, जब मैंने यहां लगाया था, ठीक, तो एक बात तो तुम प्रोडक्ट पहले ही बना सकते हो डायरेक्टली। देखो Cl हटाओ, जहां पर है ये NH2 लगाया और इसके बगल वाले में NH2 लगा दिया। ठीक, अब ये क्या है, +I वाला, तो +I वाले में बताओ जो NH2 वाला है, NH2 जिसमें पास, वो क्या होगा, मेजर। प्लस के हर आदमी पास जाना चाहता है, ऐसा याद रखो पॉजिटिव फीलिंग के। और ये दूर वाला क्या होगा, माइनर। ये देखो खटाक से बन गया बगैर किसी मैकेनिज्म के। ठीक, अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, अब मैं सीधे एक ही बार हटा रहा हूं। ये देखो ये बनेगा प्लस, तो ऐसा समझ लो ये बनेगा प्लस ये बनेगा, ये दो बनेंगे। अब खुद सोचो, ये +I है तो ये दूर है, ये +I से पास है तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो +I जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। इसीलिए ये वाला देखो मेजर है, ये वाला मेजर। कितना आसान। अगला क्या था, अगला ये था। ठीक है, ये देखो, अब देखो हम पहचानेंगे कैसे, फिर से वही बात, दो प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके यहां भी आ सकता है, अब तो यहां भी आ सकता है, 3 आ सकता है, यहां भी नहीं, 2 ही जगह आएगा, नहीं यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। सोच के देखो, 3 जगह आ सकता है। तीन जगह कैसे आ सकता है सर, देखो क्योंकि Cl के बगल वाली पोजीशन पे आएगा, अगल बगल वाली, तो यहां देखो, यहां Cl की बगल वाली एक ही पोजीशन थी। ठीक, और अगर तुम यहां पे Cl रखते हो तब भी देखो ये पोजीशन क्या है, सेम है, लेकिन इसमें ये पोजीशन सेम नहीं। तो देखो इसमें 3 बनेंगे, एक Cl की जगह आएगा और एक Cl के अगल बगल, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब बताओ मेजर कौन सा होगा। सर आपने रटाया था, इसका +I है, तो प्लस वाले के आदमी पास रहना चाहता है, तो पास वाला क्या होगा, मेजर। ठीक, पास वाला क्या होगा, मेजर। अब इन दोनों, ये दोनों माइनर होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, फिर उसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। तो अब देखो, फिर ऐसे सवाल में ट्रिक नहीं लगती है, समझिए। इसको और डिटेल में कराता हूँ। पहले स्टेप में H निकलना है, बीटा एलिमिनेशन होना है, तो HA से भी निकल सकता है, HB से भी निकल सकता है। अगर HA से बीटा एलिमिनेशन होगा, देखो अगर यहां से निकला तो ये और ये हटेंगे, ये बेंजाइन बनेगी। और अगर HB से होगा तो ये और ये हटेंगे और ये बेंजाइन बनेगी। देखो बेंजाइन ही अलग अलग बन गई। अब देखो इस पे क्या आएगा,
NH2 माइनस। अब NH2 माइनस यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी, दो जगह अटैक कर सकता है। यहाँ अटैक करेगा तो ये कार्बन है, अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये कार्बोनाइड। इसमें भी देखो यहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन है, और यहाँ अटैक करेगा, ठीक। देखो ये चार होंगे, ठीक है। अब बताओ इन चारों में इसकी स्टेबिलिटी लगा लो भाई आई इफेक्ट से, ठीक है। आई इफेक्ट लगाओ, खुद देखो भाई ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि प्लस आई वाले से सबसे दूर है, तो ये मेजर हो गया नंबर 1, ठीक। उसके बाद ये देखो सबसे लेस स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा माइनर हो जाएगा। अब इन दोनों में सर कौन सा मेजर होगा, ठीक है। वैसे इन दोनों से देखा जाए तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, इन दोनों से जब H+ दे दोगे तो यही तो बनेगा, दोनों से यही बनेगा। अब इन दोनों में देखो तो भाई ये CH3 से दूर है, ये भी उतना ही दूर है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर ही रहेंगे, इन दोनों में हम बहुत ज्यादा कमेंट ही नहीं कर सकते, इसमें और इसमें। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इन दोनों में हम कमेंट नहीं कर सकते, मेजर ये देख लीजिए, ये बनेगा, ये वाला बनेगा मेजर। अब देखो ये आ गया, तो इसमें ट्रिक नहीं लगी मेटा वाले में, क्योंकि इसमें सच में सोच के करना है। ठीक है, तो स्टार बना के इसको भी रट लो। क्या, अब देखो ट्रिक पूरी करते हैं। क्या, अगर हेलोजन ऑर्थो पैरा पर, तो प्लस आई वाले ग्रुप में पास NH2 पास वाला मेजर, माइनस वाले आई वाले ग्रुप में NH2 दूर मेजर। दूसरा केस हेलोजन मेटा पर, तो हेलोजन मेटा पर तो मेटा वाला मेजर रट लो, मेटा पर NH2 मेजर। तो ये हो गई बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए लेक्चर तो एक ही था, लेकिन मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मुझे अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी और मैं चाहता था आपको पिछले वाले से थोड़ा ब्रेक मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक, बेंजाइन मैकेनिज्म। इसको कब करेंगे, कब, जब एक ही केस में करेंगे, जब NaNH2 लिक्विड अमोनिया दिया, मतलब NH2 माइनस और लिक्विड अमोनिया दिया, तभी करेंगे बस, ठीक है भाई। थैंक यू।